नमस्कार। आज हम एक बड़े इंटरेस्टिंग सवाल पर बात कर रहे हैं जो टेक वर्ल्ड में आजकल खूब चल रहा है। क्या ओपन एआई का ये जो नया एआई ब्राउज़र आया है चैट जीपीटी एटलस, क्या ये गूगल सर्च को टक्कर दे सकता है या शायद उसकी जगह भी ले सकता है? हमारे पास कुछ अच्छे लेख और नोट्स हैं जो इस नई टेक्नोलॉजी और इसके फ्यूचर पर रोशनी डालते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये सवाल सिर्फ टेक एक्सपर्ट्स का नहीं है, मतलब आम लोग भी सोच रहे हैं कि ये एटलस क्या वाकई वेब ब्राउजिंग का फ्यूचर है या बस एक और फैंसी टूल, वो जो हम सबके साथ होता है ना, ब्राउजर में 30-40 टैब खुले रहते हैं, क्या ये उसका कोई हल है? सही बात है। तो आज हम इन्हीं सोर्सेज की गहराई में उतरेंगे, समझेंगे कि ये एटलस है क्या चीज़, गूगल से कितना अलग है, क्या खूबियां हैं, क्या कमियां, और वो सबसे बड़ा सवाल, क्या ये गूगल सर्च को रिप्लेस कर सकता है? चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, जैसा आपने कहा और सोर्सेज भी बताते हैं, इसका जवाब सीधा हाँ या ना में नहीं है। ये समझना पड़ेगा कि दोनों प्लेटफॉर्म्स करते क्या हैं और कहाँ पर अच्छे हैं। सबसे पहले ये साफ करना ज़रूरी है कि चैट जीपीटी एटलस सिर्फ वो चैट जीपीटी ऐप का ब्राउज़र वर्जन नहीं है, मतलब ये उससे कहीं ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, एटलस को आप एक एआई इंटीग्रेटेड ब्राउज़र की तरह देखिए। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन ढूंढने का टूल नहीं है, ये वेब के साथ हमारे इंटरैक्शन का तरीका बदलने की कोशिश कर रहा है। सोचिए एक स्मार्ट रिसर्च असिस्टेंट की तरह, जो ना सिर्फ आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री याद रखता है, बल्कि कॉन्टेक्स्ट समझता है और आपके लिए एक्टिवली काम कर सकता है, सिर्फ लिंक नहीं दिखाता। मतलब फर्क है, नॉर्मल चैट जीपीटी ऐप तो बस बातचीत वाला एआई है। एग्जैक्टली। जबकि एटलस उस इंटेलिजेंस को पूरे ब्राउजिंग एक्सपीरियंस में ही इंटीग्रेट कर देता है। ये तो काफी अलग साउंड कर रहा है, तो वो कौन सी खास बातें हैं, फीचर्स हैं जो एटलस को इतना स्पेशल बनाते हैं? सोर्सेज में कुछ तो बताया ही होगा। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले और शायद सबसे अहम है एजेंट मोड। सोर्सेज इसे एक तरह का गेम चेंजर बता रहे हैं। एजेंट मोड। हाँ, ये सिर्फ पैसिव हेल्प नहीं है, ये एक्टिव ऑटोमेशन है। मतलब एटलस आपके लिए अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकता है, या अलग अलग साइट्स पर जाकर प्रोडक्ट्स कंपेयर कर सकता है, या आपकी पिछली ब्राउजिंग के बेस पर कोई डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट कर सकता है। अरे वाह! ये ऐसा है जैसे आप किसी से रास्ता पूछें और वो आपको हाथ पकड़कर वहां ले जाए, सिर्फ बताए नहीं। ये तो वाकई सिर्फ इन्फॉर्मेशन खोजने से बहुत आगे की बात हुई। ये तो काम करने जैसा हो गया। और वो ब्राउजर मेमोरीज का क्या जिक्र था सोर्सेज में, वो क्या चीज है? हाँ, ये दूसरा बड़ा फर्क है। गूगल सर्च में क्या होता है, हर सर्च एक नई शुरुआत है। आपने अभी कुछ खोजा, टैब बंद, बात खत्म। एटलस याद रखता है, ये टाइम के साथ कॉन्टेक्स्ट बनाता है। आपके रिसर्च पैटर्न, आपकी दिलचस्पी, आपके काम करने का तरीका, इसे वो समझता है। मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं हफ्तों से, हाँ। तो एटलस याद रखेगा कि आपने पहले क्या देखा था, क्या तर्क खोजे थे, और अगली बार उसी कॉन्टेक्स्ट में मदद करेगा। ये सिर्फ क्या खोजा गया, इससे आगे बढ़कर क्यों खोजा गया, ये समझने की कोशिश है। ये तो रिसर्च करने वालों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम का हो सकता है। पर प्राइवेसी का क्या? मतलब ये सब याद रखना कहीं खतरनाक तो नहीं? देखिए, ये बहुत वैलिड कंसर्न है और सोर्सेज इस पर क्लियर हैं। एटलस की जो मेमोरीज हैं वो प्राइवेट हैं और पूरी तरह से यूजर के कंट्रोल में। अच्छा, मतलब हम कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल। आप उन्हें देख सकते हैं, अपनी मर्जी से डिलीट कर सकते हैं, या अगर चाहें तो मेमोरी फीचर को पूरी तरह बंद भी कर सकते हैं। सोर्सेज में से एक प्राइवेट डिजिटल जर्नल की तरह बताया गया है, न कि किसी बड़े एल्गोरिथम की ट्रैकिंग जैसा। ये गूगल के बिजनेस मॉडल से बिल्कुल अलग है, जो ट्रैकिंग पर बेस्ड है। ठीक है, ये फर्क तो साफ समझ आ गया। अब आते हैं सीधी टक्कर पर। गूगल सर्च तो आज भी किंग है वेब का। सोर्सेज क्या कहते हैं? गूगल की असली ताकत कहाँ है जहां एटलास शायद अभी टिक नहीं पाएगा? गूगल सर्च की ताकतें तो खैर जगजाहिर हैं और सोर्सेज भी मानते हैं। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का ये मास्टर है। इसकी मेन स्ट्रेंथ है, पहला स्पीड, मिली सेकेंड्स में रिजल्ट्स। तुरंत कुछ जानना है तो गूगल ही है। हाँ, वो तो है। दूसरा रीच, मतलब ऑलमोस्ट पूरा इंडेक्स्ड वेब इसकी पहुंच में है, जानकारी का समुंदर। तीसरा रियल टाइम इंफॉर्मेशन, ताज़ा खबरें, मौसम, स्टॉक प्राइसेस, इन चीज़ों के लिए गूगल बेस्ट है। चौथा लोकल सर्च, मेरे पास कॉफ़ी शॉप या बेस्ट बिरयानी यहाँ कहाँ, गूगल मैप्स के साथ इसका इंटीग्रेशन ज़बरदस्त है। सही बात है। और पांचवां वैरायटी ऑफ सर्च, सिर्फ वेब पेज नहीं, इमेजेस, वीडियोस, शॉपिंग, मैप्स, सब एक ही जगह आसानी से। ये तो वो चीजें जिनके लिए हम सब रोज ही गूगल यूज करते हैं। तो फिर एटलस कहाँ फिट होता है? जैसा आपने कहा, ये कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, यहीं पर एटलस का फर्क साफ दिखता है। सोर्सेस के हिसाब से
एटलस गूगल से बेहतर सर्च इंजन बनने की कोशिश नहीं कर रहा, वो एक बेहतर थिंकिंग पार्टनर बनने की कोशिश कर रहा है। थिंकिंग पार्टनर? हाँ, जैसे पहली चीज है कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, प्रासंगिक समझ। सोर्सेज इसे एटलस की सुपर पावर कह रहे हैं। मान लीजिए आप वीडियो एडिटिंग के लिए लैपटॉप खोज रहे हैं, गूगल आपको ढेरों लिस्ट दिखा देगा। एटलस अपनी मेमोरी के जरिए याद रख सकता है कि आपने पहले कम बजट की बात की थी और शायद आप एडोबी प्रीमियर प्रो यूज करते हैं, तो वो उसी हिसाब से ज्यादा सटीक सुझाव देगा। ये उस लाइब्रेरियन की तरह है जो सिर्फ शेल्फ नहीं दिखाता, आपकी जरूरत समझकर सही किताब ढूंढने में मदद करता है। ये तो बड़ा फर्क है। दूसरा, AI प्रोडक्टिविटी टूल्स। ये ब्राउजर में ही है। ईमेल ड्राफ्ट करना, लंबे आर्टिकल्स की समरी बनाना, कई स्रोतों से डेटा कंपेयर करना, ये सब ब्राउजर छोड़े बिना आप सिर्फ जानकारी पाते नहीं, उस पर काम भी करते हैं। अच्छा। और तीसरा, सिक्योर AI वर्कस्पेस, खासकर प्रोफेशनल्स और टीम्स के लिए। इसमें SSO यानी सिंगल साइन ऑन इंटीग्रेशन है, मतलब कंपनी के मौजूदा लॉगिन से ही एटलस में साइन इन हो जाता है। सिक्योरिटी और आसानी दोनों, ये इसे एक सीरियस वर्क टूल बनाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों असल में अलग-अलग जरूरतों के लिए हैं। क्या स्रोत यही कहते हैं कि ये कॉम्पिटिटर्स नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक? हाँ, काफी हद तक यही निष्कर्ष है सोर्सेस का। ये दुश्मन नहीं बल्कि अलग-अलग कामों के लिए बने साथी हो सकते हैं। तो कब किसे इस्तेमाल करें? देखिए, गूगल सर्च तब बेस्ट है जब आपको तुरंत कोई फैक्ट चाहिए। पेरिस का कैपिटल क्या है, ब्रेकिंग न्यूज जाननी हो, आसपास कोई दुकान ढूंढनी हो, शॉपिंग में प्राइस कंपेयर करना हो, या कोई खास इमेज या वीडियो खोजना हो। मतलब क्विक, फैक्चुअल और ब्रॉड सर्च के लिए। ठीक है। और एटलस तब काम आता है जब आप किसी डीप रिसर्च प्रोजेक्ट पर हैं, जहां कॉन्टेक्स्ट बनाए रखना जरूरी है। जब आपको इन्फॉर्मेशन को सिर्फ पाना नहीं बल्कि उसे सिंथेसाइज करना हो, मतलब अलग-अलग सोर्स से मिलाकर कुछ नया बनाना हो, जैसे रिपोर्ट या कंटेंट। जब आप कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन एनालाइज कर रहे हों, या जब आप रिपीटेटिव वेब टास्क ऑटोमेट करना चाहें। एक एनालॉजी जो सोर्सेज यूज करते हैं, गूगल आपका स्प्रिंटर है, तेज, सटीक, छोटी दौड़ के लिए। एटलस आपका मैराथन रनर है, लंबी दूरी के लिए बना, कॉन्टेक्स्ट और स्टैमिना के साथ। ये एनालॉजी अच्छी है, समझने में आसान है। अब भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, हमारे सुनने वालों के लिए कुछ स्पेसिफिक चीजें होंगी। क्या सोर्सेज ने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कुछ चुनौतियों या अवसरों की बात की है? हाँ, कुछ लोकल चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहला, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर। एटलस को खासकर अपने एजेंट मोड और मेमोरी सिंक के साथ स्टेबल और तेज इंटरनेट चाहिए। बड़े शहरों में शायद ठीक चले, पर जहां कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं, वहां गूगल का लाइट इंटरफेस ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है। ये तो है। दूसरा, लैंग्वेज सपोर्ट। ये एक बड़ा फैक्टर है। गूगल के पास हिंदी और कई रीजनल लैंग्वेजेस जैसे तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली वगैरह में सर्च और इंटरफेस का दशकों का एक्सपीरियंस और डेटा है। हाँ, वो तो बहुत मजबूत है गूगल का। बिल्कुल। एटलस के लिए इस लेवल की भाषाई गहराई तक पहुंचना एक चैलेंज होगा, तो नॉन इंग्लिश या नॉन हिंदी यूजर्स के लिए यह अभी शायद उतना अपीलिंग ना हो। और लोकल बिजनेस सर्च? हाँ, जैसा हमने पहले कहा, हैदराबाद में बेस्ट बिरयानी कहाँ है या मुंबई में अच्छा प्लम्बर कौन है, गूगल का लोकल बिजनेस और सर्विस का डेटाबेस और मैप्स इंटीग्रेशन फिलहाल तो अनबीटेबल है। एटलस का फोकस अभी उतना हाइपर लोकल नहीं है। ये जरूरी पॉइंट्स हैं। अब जरा एटलस के सब्सक्रिप्शन मॉडल्स की बात कर लेते हैं। अलग-अलग टियर्स हैं इसके, कौन सा किसके लिए है, इस पर सोर्सेस क्या कहते हैं? हाँ, मेनली ये ऑप्शंस हैं। एक है फ्री टियर, ये बहुत लिमिटेड एक्सेस देता है, शायद सिर्फ ट्राई करने के लिए। इसमें एजेंट मोड नहीं है, मेमोरी भी लिमिटेड है। ओके। फिर है ChatGPT प्लस, ये इंडिविजुअल प्रोफेशनल्स और सीरियस यूजर्स के लिए है। इसमें फुल एक्सेस है, बेसिक एजेंट मोड भी है। सोर्सेज इसे ज्यादातर लोगों के लिए स्वीट स्पॉट मानते हैं। ठीक है। फिर आता है ChatGPT प्रो, ये पावर यूजर्स और क्रिएटर्स के लिए है, जिन्हें और एडवांस्ड AI क्षमता है, ज्यादा ऑटोमेशन और तेज परफॉर्मेंस चाहिए। जाहिर है महंगा भी है। और आखिर में है बिजनेस ऑफ एंटरप्राइज, ये टीम्स और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है। इसमें SSO, एडवांस सिक्योरिटी कंट्रोल्स, टीम मैनेजमेंट फीचर्स और ज्यादा कस्टमाइजेशन ऑप्शंस होते हैं। और सिक्योरिटी, ये बड़ा सवाल है, खासकर जब AI हमारी ब्राउजिंग याद रख रहा हो। क्या एटलस ट्रेडिशनल ब्राउजर्स जैसे क्रोम या फायरफॉक्स से ज्यादा सेफ है या कम? इस पर क्या कहते हैं स्रोत? स्रोत कहते हैं कि ये ज्यादा या कम सेफ होने का सवाल नहीं, बल्कि अलग तरह की सिक्योरिटी का सवाल है। ट्रेडिशनल ब्राउजर्स के पास दशकों का एक्सपीरियंस है, वो बहुत सारे सिक्योरिटी थ्रेट से लड़ते हुए मैच्योर हुए हैं, उनका मॉडल जाना पहचाना है। हाँ। एटलस नया है,
लेकिन इसे आज के मॉडर्न सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जैसे डेटा प्राइवेसी फीचर्स, एटलस एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन यूज करता है, एडवर्टाइजिंग के लिए ट्रैक नहीं करता। ये गूगल के मॉडल से बड़ा फर्क है। डेटा यूसेज पॉलिसी ट्रांसपेरेंट है और सबसे जरूरी मेमोरी और हिस्ट्री पर यूजर का पूरा कंट्रोल है। ये तो अच्छा है। और एंटरप्राइज सिक्योरिटी, बिजनेस और एंटरप्राइज टीयर्स में जैसा मैंने कहा एसएसओ इंटीग्रेशन है बड़े आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स के साथ। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA ज़रूरी है, जो एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी है। इसके अलावा ऑडिट लॉग्स, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, डेटा रिटेंशन पॉलिसीज जैसी चीज़ें इसे बिजनेस यूज़ के लिए काफ़ी सिक्योर बनाती हैं। ठीक है, सिक्योरिटी वाला पहलू क्लियर हुआ। अब जरा प्रैक्टिकल यूज केसेस पर आते हैं। रियल वर्ल्ड में लोग एटलस का इस्तेमाल कहाँ और कैसे कर सकते हैं? कुछ ठोस उदाहरण है सोर्सेज में। हाँ, कई इंटरेस्टिंग उदाहरण हैं, जैसे कंटेंट क्रिएटर्स या राइटर्स। सोचिए आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं, एटलस में आप एक तरफ लिख सकते हैं और साइड बार में अपने सोर्सेज एनालाइज कर सकते हैं, की पॉइंट्स समराइज कर सकते हैं या AI से ड्राफ्टिंग में मदद ले सकते हैं, सब एक ही विंडो में। अलग अलग ऐप्स या टैब्स में कूदने की जरूरत नहीं। वाह, ये तो काफी हैंडी लगता है। इस टेम्पलेट्स बना सकती हैं। एंटरप्राइज कंसोल से मैनेजर्स टीम की प्रोग्रेस देख सकते हैं बिना माइक्रो मैनेजमेंट के। और एजेंट मोड रिपीटेटिव काम जैसे मीटिंग शेड्यूल करना या CRM अपडेट करना ऑटोमेट कर सकता है। अच्छा। और डेवलपर्स के लिए भी OpenAI API के साथ इंटीग्रेशन का मतलब है कि डेवलपर्स कस्टम AI वर्कफ्लो और टूल्स बना सकते हैं जो सीधे ब्राउजर में काम करें। ये एटलस को सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक प्लेटफॉर्म भी बनाता है। ये यूज केसेस तो वाकई दमदार लगते हैं, खासकर जहां डीप वर्क या कोलैबोरेशन की जरूरत हो। लेकिन हर नई टेक की तरह इसकी भी कुछ कमियां होंगी, लिमिटेशंस होंगी। इस बारे में क्या कहते हैं सोर्सेज? कहां पर यूजर्स को निराशा हो सकती है? बिल्कुल ईमानदारी से देखना जरूरी है। कुछ मेन लिमिटेशंस का जिक्र है सोर्सेज में। सबसे पहला macOS एक्सक्लूसिव। फिलहाल ये शायद सबसे बड़ी लिमिटेशन है अभी। ये सिर्फ मैक कंप्यूटर्स पर है, विंडोज या मोबाइल वर्जन नहीं है। हालांकि सुनने में आ रहा है कि वे बन रहे हैं, पर अभी के लिए ये बहुत बड़े यूजर बेस को बाहर कर देता है। हाँ, ये तो बड़ी बात है। दूसरा, लर्निंग कर्व। गूगल हमें इतना आसान इसलिए लगता है क्योंकि हम सालों से यूज कर रहे हैं। एटलस का इंटरफेस और AI ड्रिवन तरीका थोड़ा अलग है। इसे यूज करने और इसकी पूरी ताकत समझने में थोड़ा सीखने और आदत डालने की जरूरत पड़ सकती है। तीसरा, रिसोर्स इंटेंसिव। एटलस खासकर जब एजेंट मोड एक्टिव हो या कई मेमोरी स्पेस खुले हों, सिस्टम रिसोर्सेज RAM CPU पर थोड़ा भारी पड़ सकता है। पुराने या कम पावर वाले कंप्यूटर्स पर परफॉर्मेंस स्लो हो सकती है। ओके। और चौथा, कॉस्ट बैरियर। गूगल सर्च फ्री है, भले ही हम एड्स के रूप में कीमत चुकाते हैं। एटलस की फुल फंक्शनैलिटी के लिए आपको ChatGPT प्लस या उससे ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। ये एक रुकावट हो सकती है, खासकर इंडिविजुअल यूजर्स या स्टूडेंट्स के लिए। तो इन सब बातों को मिलाकर फीचर्स, कंपैरिजन, यूज केसेस, लिमिटेशंस, हम कहाँ पहुँचते हैं? क्या एटलस गूगल सर्च की जगह लेने वाला है? फाइनल वर्डिक्ट क्या है सोर्सेज का इस पर? देखिए, सोर्सेज का निचोड़ काफी क्लियर है। नहीं, एटलस गूगल सर्च का डायरेक्ट रिप्लेसमेंट नहीं है और शायद इसे होने की जरूरत भी नहीं है। ये दोनों अलग अलग फिलॉसफी पर बने हैं। गूगल आपको दुनिया की जानकारी तक पहुंचाने में माहिर है। एटलस उस जानकारी के साथ सोचने और उस पर काम करने में आपकी मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। ओके। फ्यूचर शायद एटलस या गूगल का नहीं बल्कि एटलस और गूगल का है। हम शायद देखेंगे कि ट्रेडिशनल सर्च और AI असिस्टेड ब्राउजिंग के बीच इंटीग्रेशन बढ़ेगा। गूगल खुद भी अपने सर्च में जेमिनी जैसे AI को तेजी से इंटीग्रेट कर रहा है, जो दिखाता है कि वो भी इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं। लड़ाई शायद सीधे मुकाबले की नहीं बल्कि इस बात की है कि वेब के साथ इंटरैक्ट करने का सबसे इफेक्टिव तरीका क्या होगा। ये एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव लगता है। तो अगर किसी को चुनना हो या दोनों यूज करने हो तो सोर्सेज के बेस पर फाइनल सलाह क्या होगी? हाँ, तो कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। गूगल सर्च के साथ रहें अगर आपको मेनली क्विक फैक्ट्स, ताज़ा जानकारी चाहिए। आप गूगल इकोसिस्टम, मैप्स, जीमेल, ड्राइव वगैरह पर बहुत डिपेंडेंट हैं। आपके लिए स्पीड सबसे ज़रूरी है। और आपको हिंदी या दूसरी भारतीय भाषाओं में अच्छा सपोर्ट चाहिए। एड्रेस पर स्विच करने या उसे ऐड करने के बारे में सोचें। अगर आपके काम में डीप रिसर्च, कई सोर्स से इन्फॉर्मेशन को जोड़ना और एनालाइज करना शामिल है, आप चाहते हैं कि आपका ब्राउज़र आपके काम का कॉन्टेक्स्ट याद रखे, आप पेड सब्सक्रिप्शन लेने को तैयार हैं। आप ब्राउज़र में ही AI प्रोडक्टिविटी टूल चाहते हैं और आप फिलहाल macOS यूज़र हैं। और दोनों का इस्तेमाल करें। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं जो कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन वाला काम करते हैं, आप दोनों की कॉस्ट अफोर्ड कर सकते हैं।
जो असल में सिर्फ एटलस सब्सक्रिप्शन है। गूगल तो फ्री है और आप दोनों दुनिया का बेस्ट चाहते हैं, क्विक सर्च के लिए गूगल और डीप फोकस काम के लिए एटलस। तो ये साफ है कि एटलस सिर्फ एक और ब्राउज़र नहीं है, ये वेब के साथ हमारे रिश्ते को बदलने की पोटेंशियल रखता है। ये सिर्फ जानकारी खोजने से आगे बढ़कर उस जानकारी के साथ कुछ करने पर जोर देता है। बिल्कुल। और ये हमें एक बड़े सवाल पे सोचने पर मजबूर करता है। क्या सिर्फ जानकारी तक पहुंचना ही एंड गोल है, या उस जानकारी का इस्तेमाल करके कुछ नया बनाना, कुछ मीनिंगफुल करना? स्रोत इशारा करते हैं कि एटलस शायद वेब यूसेज में एक फिलॉसफिकल शिफ्ट का प्रतीक हो सकता है। फाइंड एंड कंज्यूम से थिंक एंड क्रिएट की तरफ। थिंक एंड क्रिएट। हाँ, ये सिर्फ लिंक्स पर क्लिक करने से आगे बढ़कर नॉलेज के साथ एक्टिवली इंगेज करने का एक नया तरीका पेश कर सकता है। ये वाकई एक दिलचस्प थॉट है जिस पर सोचने की जरूरत है। क्या वेब का फ्यूचर ऐसा ही होगा जहां एआई हमारे सोचने की प्रोसेस का हिस्सा बन जाएगा और ये हमारे काम करने, सीखने और शायद दुनिया को समझने के तरीके को कैसे बदलेगा? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हमें आने वाले वक्त में मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही।